हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आप बच्चों अलर्ट हो जाओ। और अब पढ़ाई का टाइम। तो बच्चों आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये पढ़ेंगे। सो बच्चों चैप्टर 3 में जो हमने किया था उसमें हमने आपको बताया था कि एटम्स के बारे में, कि हमने वहां पर था एटम्स आर नॉट डिविजिबल फर्दर एज डाल्टन ने वहां पर बताया था कि एटम क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वहां पर हमने ये पढ़ा था एटम कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। कोई मैटर होता है वो पार्टिकल से बनता है, पार्टिकल छोटे छोटे एटम से बनता है। सो पर बच्चों ऐसा नहीं होता। एटम जो है फर्दर डिवाइड होता है, एटम के अंदर फर्दर कुछ कुछ और चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटम में के अंदर और क्या क्या होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि वहां पर हमने आपको बताया था एटम या मॉलिक्यूल, अगर एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाइड्रोजन H2 तो एटम H है, पर वो H2 जो है मॉलिक्यूल हो गया। सो एटम या मॉलिक्यूल, ये इसका चार्ज जो है ये हमेशा न्यूट्रल होता है, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। सो अब हम देखेंगे एटम के अंदर क्या होता है। एटम एज ए होल, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ठीक है ना। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ये हमको मालूम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है, एटम या मॉलिक्यूल, है ना, एटम या मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब, इसका क्या मतलब है, मीन्स नाइदर, ना तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो चीज जो पॉजिटिव नहीं होती नेगेटिव नहीं होती वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कैसे? अगर आपको +2 में -2 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस मिलके 0 हो गया, तो ये न्यूट्रल है। सो एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि, अब आगे पढ़ते हैं। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम, ये हमने अब बताया था लास्ट क्लास में कि कोई एक एलिमेंट है उसके सारे एटम, सभी एटम्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। और यही एटम मिल के एलिमेंट बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेम एटम्स फॉर्म्स एन एलिमेंट, है ना। एटम्स किसी एलिमेंट के तो सेम होते हैं, पर अगर दो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना। जैसे H2O, ये वाटर है, इसमें क्या मिला है, इसमें इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल बनता है। पर एक एटम, एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होते हैं और वो मिलके एलिमेंट बनाते हैं। अब नाउ वी विल लर्न हाउ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम दूसरे से अब डिफरेंट क्यों होते हैं। हम कहते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है ना। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होते हैं, पर एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स तो एक जैसे होते हैं, पर एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यही तो बात आई कि हमने ये कहा एटम्स आर नॉट डिविजिबल फर्दर।
भाई एटम्स को हम आगे नहीं डिवाइड। फिर ये बात आती है कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट से तो अलग है। हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एलिमेंट से अलग है, या कॉपर के एलिमेंट कॉपर एलिमेंट के एटम आयरन एलिमेंट के एटम से अलग है। फिर वो अलग क्यों है, अलग अलग एलिमेंट्स कैसे हैं? अगर एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम सब के एक जैसे हैं, तो फिर तो यहीं से क्वेश्चन आया कि नहीं, एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि एटम के अंदर कुछ ऐसा है, एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि एक एटम को, एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग करता है। सो यही हम यहाँ पे लर्न करेंगे। नाउ वी विल लर्न हाउ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल मींस, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल जो कि एटम के अंदर है, सब एटॉमिक। ये सब एटॉमिक का मतलब क्या है? यहाँ पे सब मींस अंदर, सब एटॉमिक मींस एटम के अंदर पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल मींस पार्टिकल्स इनसाइड द एटम। तो ये है, इसका मीनिंग है पार्टिकल्स विद इन एन एटम। किसी एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसका मतलब है एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट से अलग है, तो इसका मतलब है जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ फर्क है, तभी वो अलग हो रहे हैं। वही हम आगे पढ़ेंगे। यहीं से बात आई कि एटम्स के अंदर भी कुछ होता है। ओके, फिर आया स्टैटिक चार्ज। अब ये स्टैटिक चार्ज क्या होता है बच्चों? स्टैटिक चार्ज, व्हाट इज स्टैटिक चार्ज? स्टैटिक चार्ज बच्चों ऐसा होता है, अगर आप जो सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क का कोई कपड़ा होता है, तो उसको देखते हो आप कि वो एक कभी कभी हल्की हल्की सी साउंड भी आती है। उसके पास आप जो है अपना हाथों के, आपकी आम के बाल लेके जाओ तो बाल अट्रैक्ट भी होते हैं। तो कभी कभी जो है आपको किसी किसी को गाड़ी का डोर ओपन करते हैं, तो किसी की गाड़ी बंद है, बंद गाड़ी स्टार्ट नहीं है, अभी गाड़ी बंद पड़ी है, तो वो डोर ओपन करते हैं तो किसी किसी को करंट लगता है। डोर ओपन करने से हल्का सा फील होता है जैसे करंट लगाओ। ऐसे ही जो है आप कंघी करते हो, जो कॉम्ब होती है, कॉम्ब को आप जो है किसी प्लास्टिक के पास ले जाओ तो वो अट्रैक्ट होते हैं। आपने नोट किया होगा अट्रैक्ट करते हुए कॉम्ब को, ये बच्चे अक्सर करते हैं बचपन में। सो ये सब क्यों होता है? ऐसी वूलन क्लोथ्स हैं, उनमें भी जो है फील होता है अट्रैक्शन एक। तो ये सब क्या होता है, इनके अंदर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। वूलन क्लोथ्स में डेवलप होता है, सिल्क क्लोथ्स में, सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनमें डेवलप होता है स्टैटिक चार्ज। तो ये स्टैटिक चार्ज एक किस्म का चार्ज डेवलप होता है किसी मटेरियल के ऊपर। सो रुका हुआ, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? यहाँ पे दो वर्ड होते हैं बच्चों। स्टैटिक चार्ज मीन्स रुका हुआ चार्ज। तो स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक तो सिंपल इंग्लिश वर्ड है। स्टैटिक मीन्स, इसका मीनिंग होता है मीन्स नॉट मूविंग। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट और नॉट मूविंग। तो ऑपोजिट ऑफ स्टैटिक इज डायनामिक। डायनामिक होता है मूविंग, स्टैटिक का ऑपोजिट होता है डायनामिक। डायनामिक मूव कर रहा है। ओके, तो स्टैटिक चार्ज रुका हुआ चार्ज किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर पैदा हो सकता है, वूलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स। ओके, तो यहां से कॉन्सेप्ट आया जब एक मटेरियल ने दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट किया, तो वहां से आया ऐसी बैलून। बैलून में भी डेवलप होता है स्टैटिक चार्ज। तो यहां से आया कि
ये जो है एक चीज दूसरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो कुछ ये अट्रैक्शन क्यों है, तो वहां से आया कि नहीं कोई तो चीज इनमें पैदा होती है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया चार्ज का, कि एक मटेरियल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मींस इनमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो और हमको जो है चार्ज मींस कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट रिपेल each other and opposite charge attract each other। opposite charge मतलब अट्रैक्ट मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो चार्ज हो जाएगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि नहीं ये जो अट्रैक्शन होती है तो कुछ चार्ज पैदा होता है वहीं, और सेम चार्ज, कोई चार्ज अट्रैक्ट करता है, कोई रिपेल करता है। तो opposite charges opposite charges attract each other and same charges repel each other। ओके, फिर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से हमने जो है ये नया कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इज ऑफ नेगेटिव चार्ज, सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का ई। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज का, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने कहा प्रोटॉन, जो नेगेटिव चार्ज है उनको हम नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रॉन, और सिंबल हो गया ई, पी से प्रोटॉन, तो सिंबल हो गया पी प्रोटॉन के लिए। तो जो चार्जेस की कॉन्सेप्ट आया वहां से हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम देखेंगे ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज, उसका चार्ज सेम है, पर मास जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फर्क होता है। प्रोटॉन हैवी होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। ठीक है, एटम इज न्यूट्रल, मतलब कोई भी एटम है वो न्यूट्रल है, एलिमेंट है वो न्यूट्रल है न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब उसके अंदर कुछ जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, शायद वो न्यूट्रल है, इसीलिए एटम इज न्यूट्रल, दैट इज नो चार्ज। इट मींस एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना नेगेटिव चार्ज है, मिलके नो चार्ज हो गया, है ना, 5 पॉजिटिव है 5, इसलिए एटम इज न्यूट्रल मींस नो चार्ज। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आए बच्चों एटम के बारे में, और अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये कैसे किसी ने समझे, कैसे किसी ने इनको वो किया, समझने की कोशिश की। ओके, सो अब हम बच्चों इसको आगे करते हैं।
रदरफोर्ड से पहले जे थॉमसन ने हमको एक मॉडल एटम का प्रपोज किया, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट्स आए कि एटम के अंदर जरूर कुछ है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कैसे है, तो ये चीजें आई, तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट एटम के बारे में प्रपोज किया। तो जे थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने प्रपोज किया, उसने क्या कहा, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उसने कहा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एक गोला है, स्फीयर है, बॉल है। स्फीयर मीन्स सर्कल, 3 डायमेंशन में बॉल। तो एक गोल है, बॉल की तरह है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, उसमें एम्बेड किए हुए हैं, मतलब उस पर जड़े हुए हैं। कैसे, जैसे तरबूज होता है, तरबूज होता है ना, आप तरबूज को काटते हो तो अंदर जगह 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 तरबूज के बीज पड़े होते हैं, कहीं भी, है ना, कोई ऐसे इधर उधर सब तार चार, उसमें तरबूज के अंदर बीज होते हैं उसके ब्लैक कलर के। ऐसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हुए हैं कहीं के इधर उधर, और बाकी सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो जे थॉमसन ने सिंपल एक बोल दिया, क्या कहा कि एटम ऐसे एक सर्कल है, एक सर्कल है, चारों इसमें जो है सब प्रोटॉन प्रोटॉन पड़े हैं, पी 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 जगह जगह, सब प्रोटॉन से भरा हुआ है, और इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन जगह जगह रखे हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स। तरबूज की तरह मान लो, मतलब जो लाल तरबूज के अंदर जो लाल रेड कलर का पल्प होता है उसे प्रोटॉन मान लो, जो उसके सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान लो। तो ऐसे करके रखा हुआ, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो एट द होल न्यूट्रल हो गया। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो हमने हो ही गया कि नेगेटिव जितना चार्ज नेगेटिव का होता है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही पॉजिटिव चार्ज का होता है। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कह के रदरफोर्ड जे थॉमसन का ने ये इसके बारे में अपना जितना उसको समझ थी उसने अपने हिसाब से एटम को समझा दिया। पर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। कैसे, रदरफोर्ड ने कहा नहीं, इतना सिंपल एटम में नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ और होगा। अंदर से तो कोई देख नहीं सकता, अंदर एटम के अंदर क्या है, इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा साइज होता है, उसके अंदर कुछ दिखेगा तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने क्या किया, रदरफोर्ड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट वेयर ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मींस एक बीम उसने अल्फा पार्टिकल की, ऐसे मान लो जैसे एक रे, लाइट रे, ऐसे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीम अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अब अभी आगे आप और पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, अल्फा को ऐसे लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा का ये साइन भी होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम गैस होती है ना, तो उसका न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम, हीलियम गैस होती है न्यूक्लियस।
हीलियम को हम कैसे लिखते हैं? हीलियम जो होता है, हीलियम हीलियम को हम लिखते हैं He से। सो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब हो गया सिर्फ न्यूक्लियस है तो ये पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। हीलियम न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी इतना ही समझ लो, आप आगे बताऊंगा मैं। तो उन्होंने एक पॉजिटिव, आप ऐसे समझ लो, उन्होंने रदरफोर्ड ने एक पॉजिटिव चार्ज की को, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या किया, वो बीम जो है उसको मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट किया। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सन, सूरज से लाइट आती है, बीम लाइट सन से आती है, तो आपके, अगर आप मिरर रखो, अगर आपके पास ये कोई मिरर है, ये ऐसे सन की लाइट आती है तो क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ना, अगर ये मिरर है तो आपका ऐसे होता है। तो ऐसे ही जो है ये बीम ऑफ लाइट हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये बीम ऑफ लाइट, हम ऐसे भी कहते हैं रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, रे और रे ऑफ लाइट। ऐसे ही रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक ये थिन गोल्ड फॉइल रख दी, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, फॉइल मीन्स जो बहुत पतली होती है ना, तो गोल्ड फॉइल रख दी, जैसे एल्युमिनियम फॉइल होती है ना, आप खाना पैक करते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल होती है, वैसे ही उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पे रख दी। और बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की बीम, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल की बीम है, अल्फा पार्टिकल। तो ये बीम ऐसे टकराई, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये बीम ऐसे टकराई, तो क्या हुआ, टकराने के बाद खूब अल्फा पार्टिकल की बीम आती जा रही, आती जा रही। तो उन्होंने यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट रख दी, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, ये सीधा जा रही है और ऐसे इसके ऊपर आ रही है, एक ऐसे प्लेट रख दी, स्क्रीन रख दी, ऐसे समझ लो, एक स्क्रीन रख दी, जिसपे पता चलेगा जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आकर गिरेंगे तो पता चलेगा उससे। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर ऐसे आ रही, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे इनके ऊपर गिर रहा है, और सीधा जो है, सीधा स्ट्रेट तो कोई जा ही नहीं रही, बहुत कम जा रही है सीधी। तो उन्होंने देखा कि हाँ नहीं, इससे पहले तो ये हुआ, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है अल्फा पार्टिकल इनके, ये जो है इधर आ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो है वो सीधा क्रॉस हो रहे हैं, ऐसे सीधा भी क्रॉस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो सीधा निकल गए, कुछ इधर आ गए, और बहुत कम से इधर वापस भी आए, ऐसे ऐसे गए और वापस ऐसे भी आ गए, हिट होके वापस भी आ गए। तो ऐसे करके प्रोसेस हुआ, कुछ बहुत कम से मेजॉरिटी इधर आ गए, ये मेजॉरिटी इधर आ गए,
मेजॉरिटी क्या हुए, मेजॉरिटी, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब ज्यादातर सारे इधर आ गए। अच्छा, फ्यू ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इधर आ गए, और वेरी फ्यू इधर आ गए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वापिस आ गए, रिबाउंड हो गए, है ना, जैसे आप कैरम खेलते हो रिबाउंड होता है ना, तो कुछ तो एज इट इज वापिस आ गए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ जो है रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे इधर आए, और मेजॉरिटी स्ट्रेट चले गए। तो ही सेड ऐसे कैसे हुआ कि अगर तो बोहर का मॉडल सही होता तो पूरा अल्फा, पूरा बोहर मॉडल, सॉरी जे थॉमसन का मॉडल क्या था, जे थॉमसन ने तो कहा था कि पूरा क्या है, तरबूज के अंदर रेड पार्ट, मतलब पूरी तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन सब फैले हुए हैं और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। तो उसने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा, फिर तो यूनिफॉर्म होना चाहिए था, या तो सारे, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, प्रोटॉन पूरे एटम में जैसा थॉमसन ने कहा था वैसा नहीं है। तो उसने क्या कहा कि इसका मतलब है कि जो थोड़े से थोड़े से रिफ्लेक्ट हुए, बहुत थोड़े से रिबाउंड हुए, उसका मतलब है कहीं पे बहुत सारा प्रोटॉन एक ही जगह इकट्ठे हैं, वो एक ही जगह इकट्ठे हैं, तो इसलिए वो वहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आगे वापस, और कुछ जो और कहीं जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए मेजॉरिटी सीधा अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड सीधा निकल गए ऐसे, और थोड़े से रिफ्लेक्ट हुए। तो उसने क्या कहा, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द, रदरफोर्ड ने क्या बताया, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन, उसने कहा देयर इज ए, ये तीन कंडीशन बताई, देयर इज ए, ये वाली, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर एक सेंटर में कोई सारा पॉजिटिवली चार्ज, एक सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने नाम दिया, नया नाम आ गया, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम पढ़ा था, अब ये नया नाम आ गया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट को या पाथ को बात एक है, ऑर्बिट और पाथ, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, तो अर्थ का जो पाथ है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है ना, तो वो जो पाथ है जिसपे जो अर्थ फॉलो करती है सन के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज से न्यूक्लियस, मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। उसने क्या कहा कि ये एक एटम है, अब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन पूरा फैला हुआ है जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था, उन्होंने कहा नहीं, ये एक एटम है। ओके, मैं इसको शेप देते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं, ओके, ये सर्कल हो गया, तो ये पूरा हम मान लेते हैं दिस इज एन एटम, ये एक एटम है, इसके सेंटर में ये क्या हो गया, इसके सेंटर में दिस इज न्यूक्लियस,
इसके सेंटर में एक है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है इसके। ओके, तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा इस न्यूक्लियस के अंदर है, सारा इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है, मान लिया कोई एक हमने अल्फा पार्टिकल, ये एक अल्फा पार्टिकल की, ये कोई एक अल्फा पार्टिकल की बीम है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैंने बोला था क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है, पॉजिटिव होता है। अब ये अल्फा पार्टिकल इस एटम के अंदर घुसेगा घुसेगा घुसेगा। अब ये तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि सारे प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऑल प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, इसके अंदर सब प्रोटॉन होते हैं। सो क्या होगा कि ये ऑल प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने क्या बोला, रिपेल ईच अदर। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस पे आके न्यूक्लियस पे आएगा तो क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, मतलब इसको वापस दूर फेंकेगा। तो ये क्या होगा, ये रिबाउंड होके वापस ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, अब जो ये ऐसे बीम तो बहुत सारी होंगी ना, ये एक बीम नहीं होगी, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे बहुत होंगे। एक यहाँ से पास से जाएगा, पास से जाएगा तो ये पूरी तरह से रिबाउंड नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, ये ऐसे कैसे चली जाएगी। कोई बीम इधर से जा रही होगी जो ऐसे, ये इसको इधर कर देगा। पर जो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, तो ये सीधी चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस अब बहुत दूर हो गया। ये जो जा रही है ये ऐसे सीधी चली जाएगी, तो बहुत सारी तो सीधी चली जाएंगी। तो यहीं से आइडिया आया, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधा चले गए थे, थोड़े से रिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत थोड़े से रिबाउंड हुए थे। तो यहां से आइडिया लगा कि न्यूक्लियस कुछ है जहां पे सारे पॉजिटिव, सारे प्रोटॉन्स इसके अंदर है, एटम के अंदर, इसके सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी बीच में सब एम्प्टी है एटम के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आया किसका, एटम का। एटम की शेप कैसी होगी, एटम के अंदर क्या होगा। तो हमें क्या पता चला, एटम के अंदर एक, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में सब प्रोटॉन्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। सो यहाँ पे हमने दो मॉडल, दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो जे थॉम्सन का, जो कि तरबूज वाला मॉडल था कि यूनिफॉर्मली प्रोटॉन है एटम के अंदर, वो ऐसा नहीं है। फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल, जिसने कहा नहीं, यूनिफॉर्मली प्रोटॉन नहीं होते एटम के अंदर, प्रोटॉन जो है एटम के सेंटर में होते हैं, वो सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, और उसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। तो इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ एटम, पर ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बोर मॉडल ऑफ एटम, ये हम अभी आज नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले नई नई चीजें आप समझ लो,
इस चीजों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोर मॉडल क्यों आया, रदरफोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, तो रदरफोर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको और क्लियर किया बोर ने। बोर साइंटिस्ट थे, नील बोर उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया, और कुछ ऑब्जेक्शंस जो रदरफोर्ड मॉडल में थे उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया, कि उन ऑब्जेक्शंस को उन्होंने रूल आउट किया। ये ऑब्जेक्शन जो है सही है, जिसने बोला ये ऑब्जेक्शंस हैं पर इसका ये रीजन हो सकता है, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही करके साइंस डेवलप होती है। कोई एक चीज, कोई कॉन्सेप्ट देता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, फिर कोई नया साइंटिस्ट आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है, हाँ ये कमियों का ये सोल्यूशन है, ये आंसर है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी। तो हमने एटम के बारे में, एटम के अंदर क्या क्या होता है सब और डिटेल में, आगे भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे खत्म हो गया सब। एटम के अंदर और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे साइंस को ज्यादा पढ़ोगे समझोगे, आपको और चीजें बताई जाएंगी कि एटम के अंदर और क्या क्या होता है। तो जैसे चैप्टर 3 में हमने कहा एटम को तो डिवाइड ही नहीं होता है ना, एटम तो बस फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिर बात आई, नहीं तो अगर वो डिवाइडेड नहीं होता तो एक ही एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कुछ तो फर्क होगा, तभी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है। तो ये हुआ नहीं, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है तो इसका तो उसके एटम भी अलग होंगे। तो एटम अलग है तो क्या अलग है एटम के अंदर, एटम के अंदर फिर क्या चीज है। तो फिर ये आया कॉन्सेप्ट आज जो हमने पढ़ा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। सो अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके ऑब्जेक्शन में आगे नील बोहर साइंटिस्ट ने क्या बताया, उस ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए उसका सोल्यूशन क्या बताया। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो और ये अच्छे से पढ़ लेना जितना मैंने आज बताया, ताकि आपको आगे समझ में आएगा। नहीं पढ़ोगे तो आप जो है फिर दिक्कत आती है समझने में आगे कॉन्सेप्ट को। सो ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। कुछ भी कॉन्सेप्ट अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो स्टडी कॉर्नर में जाके मुझको लिखो एंड वी विल रिप्लाई यू सून। ओके बच्चों, गुड ओके नाइट। सर, बाय सर, गुड बाय। नाइट सर।